हेलो स्टूडेंट्स, मैं यस मनी स्टूडेंट लोगों का फिजिक्स टीचर और स्टूडेंट लोगों का स्टडी कोच। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो दोनों लॉ होता है उसे हैजेंस प्रिंसिपल से बिल्कुल बेहतर तरीके से डिटेल तरीके से प्रूव करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक मैं 2 लेसन्स पहले बना दिया हूं, क्योंकि इस लेक्चर को आपको सीखने के लिए वो दोनों लेसन सीखना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उन दोनों लेसन को देख लीजिए तब इस लेसन को सीखिए, क्योंकि हम लोग अभी बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का जो वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आता है उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसे आप देखिए, इस लेसन्स को देखिए, लेकिन इससे पहले पीछे के उन दोनों लेसन्स को देखिए, तभी आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूं कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ है वो आपको इस तरीके से जहन में बस जाएगा कि कभी भी भूलने वाले नहीं है। बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाने में मैंने मेहनत किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे का ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो सारे के सारे लेसन्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर नहीं कीजिएगा तो अगली बार वैसे आपके दोस्त भी इस तरीके के पावरफुल स्टडी का वीडियो देखने से मिस कर जाएंगे। इसलिए शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके पूरे सिलेबस का कोर्स आपके पेन ड्राइव में अवेलेबल हो जाए तो उसके लिए मेरे काउंसलर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पूरे साल भर का कोर्स आपको एक बार दे दिया जाएगा। इंस्टेंटेनियस सपोर्ट दिया जाएगा, कभी भी कोई डाउट पूछना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट दिया जाएगा। तो चलिए, आपके सामने क्लास का ये वीडियो हाजिर है। जल्दी से पूरा वीडियो देखकर रिफ्लेक्शन के लॉ को बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख लीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग बेहतर तरीके से वेव फ्रंट और उसके शेप को बेहतर तरीके से सीख लिए थे। वैसे तो हम लोग लास्ट क्लास में जो रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ होता है, नियम होता है उसे, और लाइट के रिफ्रैक्शन का दोनों नियम होता है, लॉ होता है उसे, हैजन प्रिंसिपल से प्रूव करने वाले थे। लेकिन किसी दिक्कत के कारण, इमरजेंसी के कारण हमें जाना पड़ा, हमें निकलना पड़ा। तो आज हम लोग इस हैजन्स प्रिंसिपल के जरिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इसके लॉ को, और लाइट का रिफ्रैक्शन होता है इसके लॉ को प्रूव करेंगे आज के क्लास में। इसके बाद जो हम वेव फ्रंट्स पहले पढ़े, उसके बाद उसका शेप पढ़े, उसके बाद लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़े, रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़े, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बन सकता है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी असाइनमेंट दिया उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर समय मिला तो हम लोग इंटरफेरेंस की तरफ मूव कर जाएंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें फ्रिंज बिट्स वगैरह पढ़ना होता है, हम लोग देखेंगे, आगे आपको समझ में आएगा, वो देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ और लाइट के रिफ्रैक्शन के दोनों लॉ को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। और हां, वेव फ्रंट अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो पहले वेव फ्रंट रिवीजन कर लीजिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। चलिए, हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ प्रूव करते हैं। आप लोग हेडिंग कर लीजिए, आप लोग हेडिंग कीजिए, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हैजन प्रिंसिपल, बाय हैजन प्रिंसिपल। चलिए देखिए, मैं प्रूव करता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि पहले मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं, देखिए समझिए। लेकिन हाँ, फिगर बनाने से पहले एक बात और सुन लीजिए कि पहले आपको यह तो पता होना चाहिए ना आप लोगों सारे स्टूडेंट को कि हमें प्रूव क्या करना है। यह तो पता हो गया कि सर लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव करेंगे, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो तो पता होना चाहिए ना। आप लोगों में अधिकांश को पता होगा, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 5% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो भूल गए होंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। सबसे पहले देखिए, हमें यह प्रूव करना है ना कि अगर कोई लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों के तीनों सेम प्लेन, एक प्लेन में होता है। जैसे मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये आपका नॉर्मल हुआ, तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सेम प्लेन में होता है। ये प्रूव करना है सबसे पहले। फिर हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, आपतन को जिसे हिंदी में बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो बराबर होता है, तो इसे भी हमें प्रूव करना है कि
कैसे प्रूव करेंगे कि बराबर होता है? तो ध्यान से देखिए, पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं रिफ्लेक्शन का, ये कैसे प्रूव करना है। मान लीजिए, देखिएगा, मान लीजिए कि आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे लाइट टकराने के बाद लौटेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम इस सरफेस का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम नाम देते हैं जेड, जेड डैश, आप चाहे तो पी क्यू एम एन जो नाम है वो दे सकते हैं, हम जेड, जेड डैश दे दिए। अब इस पे देखिए लाइट आएगा और टकरा के जाएगा, लेकिन हां ध्यान दीजिएगा, यहां हम लाइट के जरिए नहीं प्रूव करेंगे। हैजन प्रिंसिपल वेव फ्रंट के हिसाब से चलता है, तो हम लोग वेव फ्रंट के हिसाब से चलेंगे। और हां मैं बता दूं, ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, थोड़ा सा ये डेरिवेशन आप लोग को तकलीफ देगा, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रूव करने वाला चीज समझ में नहीं आता है, उन्हें नहीं पता चलता कि कैसे प्रूव करना है। बुक में देखिए, बुक से भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ के देखिए, आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर पता चल गया तो समझिए कि आप बहुत ब्रिलियंट है, ओवर ब्रिलियंट है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस चीज को 1, 2, 3 बार रिपीट कर करके समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आराम से आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और इस पर ध्यान देते रहिए। चलिए देखिए क्या है कि सबसे पहले हम इंसिडेंट लाइट लाते हैं, ऐसे करके इंसिडेंट लाइट देखिएगा, ये आपका 2 गो इंसिडेंट लाइट आया जो पैरेलल है। पैरेलल मैं क्यों बना रहा हूं आप लोग समझ ही रहे होंगे, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि मैं पैरेलल इंसिडेंट लाइट क्यों बना रहा हूं। पैरेलल इंसिडेंट लाइट मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका जो वेव फ्रंट हो वो प्लेनर हो। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि अगर वेव फ्रंट प्लेनर होगा तो लाइट पैरेलल होगा, या लाइट पैरेलल होगा तो वेव फ्रंट आपका प्लेनर होगा, समतल होगा। तो ऐसे करके आपका इंसिडेंट लाइट आएगा। देखिए अब ऐसे इंसिडेंट लाइट आ रहा है तो होगा क्या, पहले से समझिए। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं वेव फ्रंट के बारे में तो क्या होगा आपका कि इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट लोग हमको ये बताइए कि इंसिडेंट लाइट ये है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, तो आप कहेगा सर इंसिडेंट लाइट पैरेलल है ना सर, तो वेव फ्रंट जो मिलेगा वो प्लेनर मिलेगा, समतल मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, तो मैं आपसे पूछूं समतल इस तरीके से मिलेगा, बोर्ड में इस तरीके से समतल मिलेगा, या इस लाइट पर परपेंडिकुलर मिलेगा। आप बोलिएगा नहीं सर, आप नहीं यस मनी सर, आप लोगों ने आप हमको बताए थे कि जब लाइट पैरेलल आता है तो वेव फ्रंट तो प्लेनर होता है, लेकिन लाइट के चलने के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर आपका लाइट इस तरीके से आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, तो आपका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा, और वो भी इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 देखिएगा वेव फ्रंट। हम इसे इससे समझते हैं, इससे मार्कर से समझते हैं, देखिएगा मार्कर से ऐसे करके। चलिए लाइन नहीं है, ये ऐसे करके प्लेन है, यहां से ऐसे करके ये प्लेन है वेव फ्रंट, लेकिन हम ऐसे समझते हैं कि ऐसे करके वेव फ्रंट आएगा, लाइट आएगा तो ये भी आएगा, जू सरफेस से यहां पे आकर टकरा जाएगा, सतह से यहां पे आकर ऐसे करके टकरा जाएगा ये वेव फ्रंट। फिर से समझिए, देखिए मैं समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक बार और मैं समझा रहा हूं। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मैं 1-2 बार रिपीट करूंगा, लेकिन इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं है। देखिए ध्यान से, ऐसे करके आपका दोनों लाइट आया पैरेलल, तो प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे आएगा, जू आके यहां टकरा जाएगा। चलिए यहां के टकरा गया प्लेनर वेव फ्रंट, यहां पे आपका प्लेनर वेव फ्रंट इस तरीके से आकर आपका टकराया। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो मैं मोटा करके दिखा रहा हूं ये आपका प्लेनर वेव फ्रंट है, इसका नाम मैं ए और इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूं, ये प्लेनर वेव फ्रंट आया। अब क्या होगा कि देखिए ये आपका वेव फ्रंट है और ये आपका रे ऑफ लाइट है, लाइट है, लाइट का रे, प्रकाश का किरण। अब क्या होगा, ये जो लाइट है वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, रे ऑफ लाइट इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से ऐसे आपका रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करके, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। इस तरीके से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए यहीं पे ट्विस्ट पॉइंट होता है, यहीं पे ट्विस्ट पॉइंट इसलिए होता है ना कि पहली बात तो स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता है, और दूसरी बात यह होता है कि अगर स्टूडेंट लोग मान लीजिए टीचर्स लोगों के पास पढ़ रहा है तो टीचर जो बताते हैं वो स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट लोग यहां पे फोकस कीजिए और आपको यह समझ में आना चाहिए। इतना तो आप लोग सबके सब स्टूडेंट लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसे करके वेव फ्रंट आया, ऐसे 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 यहां पे टकराया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाला रे कौन है, रे
इंसिडेंट रे कौन है? तो क्या ए बी है? ना, इंसिडेंट रे ए बी नहीं है, इंसिडेंट रे ये लाइट है, इंसिडेंट रे ये लाइट है। मैं पूछूं इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन है, तब आप बोलिएगा कि सर ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट कि यहां से वेव फ्रंट आया ऐसे ए बी और यहां पे टकरा गया। जब यहां पे वेव फ्रंट टकरा गया तो ए पॉइंट तो यहां टकराया और बी पॉइंट यहां है। देखिए जब ए पॉइंट सरफेस से टकराया इस जेड जेड डैश से, जेड जेड डैश से जब ए पॉइंट टकराया तो क्या बी भी टकरा गया कि बी हवा में है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे करके वेव फ्रंट आया ऐसे 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 ऐसे, ए यहां पे टकरा गया सरफेस से, सतह से टकरा गया, तो कि बी टकरा गया कि बी हवा में है? तो आप बोलिएगा नहीं सर बी तो अभी हवा में है। अब इसके बाद का घटना क्या होगा? देखिए क्या होगा कि जो बी वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट नीचे आएगा ऐसे नीचे। क्या तब तक ए रुका हुआ रहेगा? तब तक ए रुका हुआ रहेगा कि ये रुका हुआ नहीं रहेगा, ये चलेगा, तब तक ए चलेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बी जो पॉइंट है जितना देर में यहां आ जाएगा उतना देर में आपका ए कुछ आगे चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां पे समझिएगा। देखिए जब ऐसे करके वेव फ्रंट आया जू ए पे टकरा गया, अब ये बी वाला पॉइंट जितना देर में यहां आ जाएगा, चल इस पॉइंट का नाम मैं ए डैश नाम देता हूं, ए डैश, ठीक है। तो जितना देर में बी ए डैश तक आ जाएगा उतना देर में ये वाला जो पॉइंट है इस आगे कुछ बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहां पे आगे बढ़ गया, यहां पे, और ये बन गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और यहीं से जितने भी एमिंग हाई के मेरे अभी स्टूडेंट हैं वो सब के सब को यहीं से तकलीफ होता है, यहीं से परेशानी होता है कि सर ऐसे कैसे बन गया। इसलिए मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो वेव फ्रंट को आप लोग डंटा मत समझिए। बहुत सारा स्टूडेंट ना वेव फ्रंट को डंटा लकड़ी समझ लेते हैं, लकड़ी मत समझिए, समझिए कि वो फ्लेक्सिबल चीज है, वो मुड़ सकता है। ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके वेव फ्रंट आया, यहां से आ रहा हूं 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 आ रहा हूं, यहां पे चले टकराया। अब क्या होगा कि जो बी पॉइंट है, यहां देखिएगा ये बी वाला पॉइंट है और ये ए वाला पॉइंट है, ये जो है वो बी वाला पॉइंट है और ये जो है वो ए वाला पॉइंट है। तो ए तो टकरा गया, अब बी नीचे आएगा ए डैश पे, ऐसे करके ए डैश पे, और उतना देर में ये जो ए है, देखिएगा बी नीचे आ रहा है और ये जो ए है यहां पे, ये बी आपको नीचे जा रहा है और यहां जो ए है, यहां ए, ये आपका ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ देखिएगा, इस तरीके का सीन होगा। यहां से आएगा, यहां से टकराया, अब ये बी नीचे आएगा और ये ए वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे करके, और फिर ऐसे करके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट चला जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां से आपको बी डैश हो गया। चलिए एक बार मैं और रिपीट कर दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इंसिडेंट रे है, ये जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है, टकरा के लौटने वाला रे है, और ये जो दिख रहा है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेनर है, जो ऐसे है प्लेनर वेव फ्रंट। ध्यान से देखिएगा, इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर ऐसे प्लेनर, ठीक है, एक लाइन नहीं है, प्लेनर है। और ये जो दिख रहा है आपको ए डैश बी डैश, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलिए आपको शेप तो समझ में आ गया। अब कुछ कुछ इसका हम नाम दे देते हैं, कुछ कुछ इस टर्म का नाम देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, ये आई एंगल पे इंसिडेंट किया। कितना एंगल पे डियर स्टूडेंट? आई पे। और आपका यहां पे नॉर्मल है, सतह पर नॉर्मल है सरफेस पे, ए एन, नॉर्मल का नाम हम लोग एन दे देते हैं। यहां भी एक नॉर्मल ले लेते हैं, ए डैश, तो यहां नॉर्मल का नाम एन डैश दे देते हैं। चलिए देखिए ये एंगल आई हो गया और आपका ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को देखिएगा, मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंगल आर बना रहा है, एंगल आर। तो हमें प्रूव क्या करना है सेकंड में हमें यह प्रूव करना है कि आई इक्वल टू आर होता है। तब आप बोलिएगा कि सर यस मनी सर, ये बताइए कि आप आई इक्वल टू आर जो आप प्रूव करने के लिए करें, तो यहां तो इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ना होता है सर, ये तो वेव फ्रंट के साथ बनने वाला एंगल है सर। आई तो हम इसे ना बोलेंगे सर, इसे एंगल को ना बोलेंगे आई। हाँ सही सोचिए आप लोग, बिल्कुल 100% सही सोचे। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल सच में आई हो जाएगा। देखिए कैसे आई होगा, ये आपका एंगल आई है और ध्यान दीजिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये है वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट, इस पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल आपका 90। सिमिलरली ये भी एंगल आपका 90 हो जाएगा इस रे पर, ये वेव फ्रंट, तो ये भी 90। देखिए तो ध्यान से कि ये एंगल आई है और ये नॉर्मल
और ये सतह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और सतह दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये जब आई है तो ये जो बचा हुआ एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस आई। ये टोटल 90 डिग्री का कोण है और ये आई है तो बचा हुआ 90 माइनस आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और अगर ये 90 माइनस आई हुआ तो ये जो एंगल है वो अगेन आई हो जाएगा फिर से, ठीक है। ये आई, ये 90 माइनस आई तो आई, ऐसा तो हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते कि ये वैल्यू आई हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आई हो जाएगा, चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन क्या होता कि आप लोग को फिर कंफ्यूजन होता कि सर कैसे लिख दिए, इसीलिए हम समझा के लिखे कि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा, सिमिलरली अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल आपका आर हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है आई इक्वल टू आर, आर यहां बोलिए या यहां बोलिए, दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, तो ये आर तो ये भी आर हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आर प्रूव करना है। सेकंड में पहले तो एक प्लेन पर हमें प्रूव करना है कि एक प्लेन पर होगा, और मैं आपको बता दूं जो प्लेन वाला प्रूव करना है ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक सेम प्लेन में होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए, सेम प्लेन वाला को प्रूव करने के लिए हमें बिल्कुल थ्योरी का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल, 100% ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं, सबसे पहले बढ़िया समझा देता हूं, फिर आपको मैं लिखा दूंगा। या एक काम कीजिए, थोड़ा सा पहले ईमानदारी बरत के आप लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, इस फिगर को पहले ड्रॉ कीजिए, तस्वीर को आप लोग ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग तस्वीर को, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। यहां से नाम दे लीजिएगा, ये आपका जेड डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी से लाइट टकरा के लौटेगा, ठीक है। ए बी जो आपका है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये जो वेव फ्रंट होगा ना, ये रे ऑफ लाइट पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जल्दी से आप लोग फिगर को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी, क्योंकि देखिए इसमें जो भी है ना वो फिगर का ही खेल है। अगर आपका फिगर मजबूत, डेरिवेशन हो जाएगा, फिगर मजबूत नहीं रहेगा आपसे डेरिवेशन ही नहीं होगा। मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं नहीं डेरिवेशन होगा, इसलिए फिगर को नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वेव ऑप्टिक्स बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है वेव ऑप्टिक्स। तो पूरे वेव ऑप्टिक्स को इतना आसान तरीके से मैं आप लोग को सिखाऊंगा, इतना आसान तरीका से, थोड़ा सा मैं समय ले लूंगा ज्यादा, एक दो बार रिपीट करने में समय मैं ले लूंगा ज्यादा, लेकिन इतना आसान तरीके से सिखाऊंगा, इतना आसान तरीके से कि अगर आप एक बार सीख जाइएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गए और प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूं वो कर लीजिएगा आप लोग, तो कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए ना, किसी भी एग्जाम में, बोर्ड में बैठ जाइए, जेई में बैठ जाइए, नीट में बैठ जाइए, या किसी एग्जाम में बैठ जाइए +2 लेवल का, आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आप लोग फिगर ड्रॉ कर लिए होंगे। अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो हम लोग आगे आपको सिखाते हैं कि कैसे फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। आप लोग को मुद्दा पता है ना, सब स्टूडेंट को मुद्दा क्लियर है ना कि क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होगा। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होगा। देखिए मैथ में एक थ्योरी आता है, इसको प्रूव करने के लिए मैथ का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। मैथ में एक थ्योरी आता है, थ्योरी क्या आता है वो समझिए कि मान लीजिए कोई कॉमन प्लेन है, कोई भी कॉमन प्लेन है, आप बोर्ड को ही कॉमन प्लेन मान सकते हैं, आप अपने पेपर को जो इस कॉपी पे लिख रहे हैं उसी को आप लोग मान सकते हैं कॉमन प्लेन। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉमन प्लेन है, मान लीजिए हम बोर्ड को कॉमन प्लेन मानते हैं, और इस कॉमन प्लेन पर 2-3 सरफेस परपेंडिकुलर, इस कॉमन प्लेन पर, जैसे मान लीजिए ये जो कॉमन प्लेन है इस पे ये सरफेस परपेंडिकुलर है, ये जो कॉपी है ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद मैं यहां पे और भी कॉपी उसे भी मैं ले लेता हूं, चलिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी ऐसे परपेंडिकुलर है, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर इस कॉमन प्लेन पर, बोर्ड पर। तो क्या होगा ना कि इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इस कॉमन, इस प्लेन पे जो बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, या यहां जो एक परपेंडिकुलर था इस पे एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो वो लाइन एक प्लेन में होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है कि पहली बार में बच्चे को समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोलता हूं, देखिए इसे मैं दूसरी तरीका समझाता हूं। देखिए मान लीजिए हमेश मनी है और ये मैं बोर्ड है, ये मान लीजिए बोर्ड है, और मान लीजिए इस बोर्ड पर एक ये मेरा हाथ परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर है, और मान लीजिए ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपको ये जो हाथ दिख रहा है, ये हाथ, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और ये हाथ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो इस पे जो लाइन खींचे वो और इस पे जो लाइन खींचे वो दोनों सेम प्लेन में होगा लाइन,
नहीं ना समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दूं तीसरा बार, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि कोई एक कॉमन प्लेन हो, उस कॉमन प्लेन पे जितना भी प्लेन परपेंडिकुलर हो, कॉमन प्लेन पर, कॉमन मतलब एक प्लेन है, उस पे 2-3 गो प्लेन परपेंडिकुलर है, और अगर उन सारे परपेंडिकुलर प्लेन पे लाइन खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो लाइन सेम प्लेन में होगा। अब आप लोग को कुछ कुछ क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो यहां पे अभी मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे मैं बताऊंगा, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए तो ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस इंसिडेंट वेव फ्रंट AB का, तो अगर मैं पूछूं कि बाबू बताओ इंसिडेंट वेव फ्रंट AB है, ये लाइन जैसा है या एक ऐसे सरफेस जैसा है, तो आप बोलिएगा कि सर सरफेस जैसा है। आप लोग बोलिएगा ना कि सर सरफेस जैसा है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट AB आपका एक सरफेस जैसा ऐसे, उसमें भी कैसा सरफेस, जो बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। और वैसे जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये A', B', ये भी सरफेस है और ये भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। और ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ' है, ZZ' भी ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके लाइट इधर से आएगा, ऐसे करके ऐसे टकराएगा और ऐसे जाएगा, तो ZZ' है, ये भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। यानी आपका जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है कॉमन प्लेन हो गया। इस कॉमन प्लेन पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A', ये वाला A', और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ', ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है। सॉरी, तीनों के तीनों इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए बोर्ड आपका कॉमन प्लेन हो गया, इस पर इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A', B', और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट टकरा के लौट रहा है, ये तीनों के तीनों इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, तीनों के तीनों बोर्ड पर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो यही होगा कि इन तीनों पे जो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, वो सेम प्लेन में होगा। जरा देख लेते हैं बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट AB है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन इंसिडेंट रे है कि नहीं, इंसिडेंट रे, देखिए ना, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर है। और आपका ये जो देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे नहीं हो गया? नहीं समझ में आया आप लोग को? मैं फिर से रिपीट करता हूं, तीसरी लास्ट बार, ये लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए कि मैंने बताया कि कोई भी कॉमन प्लेन पर अगर 2-3 प्लेन 4 प्लेन परपेंडिकुलर हो, तो वो जितना भी प्लेन परपेंडिकुलर है उस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो वो सेम प्लेन में होगा, वो सारा का सारा सेम प्लेन में होगा, वो जो लाइन खींच रहे हैं वो सेम प्लेन में होगा। तो देखिए, तो आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और आपका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तीनों के तीनों इस कॉमन प्लेन, बोर्ड वाले कॉमन प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसलिए इन तीनों पर किस किस पे, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB पर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A', B' पर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ' पर अगर लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेम प्लेन में होगा। सर्च करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि है कौन कौन। तो देखे तो पता चला कि सर ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सरफेस पे परपेंडिकुलर जो लाइन है वो नॉर्मल है। इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। हो गया ये फर्स्ट लॉ प्रूफ। अब इसी को आपको रजिस्टर करना है। कैसे लिखेंगे वो भी एक बार मैं समझा देता हूं। पहले ऐसे लिखेंगे कि माना कि ZZ', इंग्लिश में लिखा देता हूं, हिंदी में बोल रहा हूं कि माना कि ZZ' एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इस पे इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है AB वो I एंगल पे आ रहा है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A', B' है वो R एंगल पे जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे कि चूंकि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट AB है ये, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट A', B' है ये, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ZZ' है ये तीनों के तीनों इस बोर्ड पर, आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी पर, आप लोग पेपर पर लिखिएगा, कागज पर, हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये तीनों के तीनों बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। इसलिए इन तीनों पे, इस पे और इस पे
जो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर वो सेम प्लेन में होगा। फिर आगे लिखेंगे कि इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इंसिडेंट रे है, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल है। इसलिए ये बिल्कुल सेम प्लेन में, एक प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा। तो आप लोगों में सारे बच्चे को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए तो चलिए मैं लिखाता हूं और आप लोग उस चीज को लिखिए, और फर्स्ट लॉ आपका प्रूव हो गया। सेकंड लॉ आपका बिल्कुल मैथमेटिक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल मैथमेटिक्स। तो चलिए पहले फर्स्ट लॉ नोट कर लीजिए, फिगर के नीचे पर लिख लीजिए, फिगर के नीचे लिखिए लेट, ये लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे कि माना कि कुछ कुछ लिखना पड़ेगा ना, जो जो आप माने हैं अपने मन से, ए भी माने हैं, ए डैश बी डैश माने हैं, ए एन को माना है अपने, ए डैश एन डैश को माने, तो लिखना पड़ेगा ना। ये लिखिए लेट जेड जेड डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट जेड जेड डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस on which incident wavefront AB, on which incident wavefront AB, जो इंसिडेंट वेवफ्रंट AB है ये AB इंसिडेंट एट एंगल I, इंसिडेंट वेवफ्रंट I, इंसिडेंट वेवफ्रंट AB इंसिडेंट एट एंगल I and reflected wavefront A dash B dash, reflected wavefront A dash B dash reflects at angle R, reflects at angle R. Also AN and A dash N dash is normal to the reflecting surface. Also AN and A dash N dash is normal to the reflecting surface. चलिए हो गया। अब आप लोग नीचे फर्स्ट ला एक लाइन छोड़कर फर्स्ट लॉ लिखकर एरो दीजिए। पहला नियम को प्रूव करना है, और पहला नियम 100% थ्योरेटिकल है। समझ में तो आ ही गया आप लोगों को क्या लिखना है, वही मैं लिखा देता हूं। फर्स्ट लॉ में नीचे एरो देकर लिखिए सिंस इंसिडेंट वेवफ्रंट AB रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट A dash B dash, since incident wavefront AB reflected wavefront A dash B dash and reflecting surface ZZ dash and reflecting surface ZZ dash all are the perpendicular to plane of board। आप लोग बोर्ड मत लिखिए, आप लोग पेपर लिखिए। ऑल आर द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, आप लोग कॉपी में फिगर बनाए हैं, कॉपी में ना। ऑल आर द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये और ये तीनों के तीनों इस जो पेपर होगा आपका उस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। सो perpendicular line drawn on these, perpendicular line drawn on these also lies in same plane। इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेम प्लेन में होगा। नीचे पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए इंसिडेंट रे is perpendicular to incident wavefront। इंसिडेंट रे, ये जो आपका इंसिडेंट रे है ये is perpendicular to incident wavefront। reflected ray is perpendicular to reflected wavefront and normal is perpendicular to reflecting surface and normal is perpendicular to reflecting surface
सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेगा। और बड़ा सा प्रूव लिख लीजिए, बड़ा सा प्रूव, बिल्कुल एकदम प्रूव हो गया आपका। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई होगा। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आया, दिक्कत हुआ तो मैं 3-4 बार बोला, अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत हुआ तो मैं अवेलेबल हूं, ऑफिस में आके हमसे पूछ लीजिए। डॉट तो मैं बताता हूं आप लोग को, उतना डॉट बताता हूं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे नेचर के होंगे जो थोड़ा सा शर्माते होंगे या कम बोलते होंगे, तो उनको शर्माने वाली बात नहीं है। मैं डॉट के लिए कभी नहीं बोलता हूं स्टूडेंट लोगों पे। आप लोगों को मैं डिसिप्लिन में रखना पसंद करता हूं कि आप लोग डिसिप्लिन में रहिए। डाउट तो आप लोग पूछिएगा ना, दिक्कत होगा, पढ़ रहे हैं तो डाउट होगा तो पूछिएगा ही आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव हो गया ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ में क्या प्रूव करना है? दूसरा हम लोग का एक गोल कंप्लीट हो गया, सेकंड गोल पे चलते हैं। सेकंड गोल हम लोग का क्या है कि सर I इक्वल टू आर प्रूव करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे प्रूव करना है। मैं इसे और इसे प्रूव करूंगा, क्योंकि ये दोनों को प्रूव कर दूंगा तो ये दोनों भी प्रूव हो जाएगा, वही चीज है ना। चलिए उसके लिए मैं पहले यहां पे हल्का सा साफ कर लेता हूं, देखिए। और हमें I इक्वल टू आर प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए पहले समझ लीजिए, तब आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिएगा, समझिए क्या, ध्यान से देखिएगा आप। इससे देखिए, समझने के लिए ना आपको एक चीज करना पड़ेगा, सुधार मानना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं आपको मानना पड़ेगा कि इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी है। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू भी है, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्पीड ऑफ लाइट भी मान लिए। अब देखिए क्या होगा, पहले समझना पड़ेगा। पहले हमको एक बात बताइए कि जब इंसिडेंट वेव फ्रंट आया तो पहले ए टकराया कि पहले बी टकराया? आप बोलिएगा सर टकराने वाली बात बोल रहे हैं ना, आप बोलिएगा कि सर कि पहले ए टकराया कि पहले बी टकराया। तो आप बोलिएगा कि सर पहले ए टकराया, बी बाद में, बी हवा में और ए टकरा गया। अब देखिए जब ए टकरा गया और बी अभी हवा में है, तो जब बी से लेके ए डैश तक ये वेव फ्रंट आया, बी से ए डैश तक, उतना देर में ये ए से कहां चला गया? बी डैश तक यहां चला गया। ध्यान से देखिएगा, जितना देर में बी से ए डैश तक आया वेव फ्रंट या लाइट, बोलिए लाइट बी से ए डैश तक, उतना ही देर में ये ए से बी डैश तक गया। उतना देर हम क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब यह हुआ ना कि जितना टाइम बी से ए डैश आने में लगा, उतना ही टाइम ए से बी डैश जाने में लगेगा। दोनों के लिए टाइम सेम हो जाएगा। टाइम सेम होने का मतलब कि अगर स्पीड सेम है लाइट का, स्पीड तो सेम ही ना होगा, चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो, स्पीड सेम है और टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा दोनों। क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैं इस चीज को पढ़ाने में थोड़ा सा मैं ज्यादा समय ले लिया, जानबूझकर 2-4 बार रिपीट करके, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल बेहतर तरीके से, सारे को मैं कह रहा हूं स्टूडेंट को कि बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोग को मैं सिखाने का कोशिश किया, ताकि कभी भूलिए नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर यहां से यहां तक का टाइम टी है तो यहां से यहां तक का भी टाइम टी होगा। तो टाइम टी होगा तो दोनों दूरी भी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड भी सेम, टाइम भी सेम, तो डिस्टेंस भी सेम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट, माना कि लेट टी is the time for B to A dash। ये मैं सेकेंड लॉ में प्रूव कर रहा हूं। सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ आप लोग कर लीजिए। लेट T is the time for B to A dash। B से A dash आने में T टाइम लगा, इसलिए अगर मैं BA डैश की बात करूं, BA डैश कितना होगा? देखिएगा BA डैश, तो बोलिएगा सर स्पीड है v और टाइम लगा t, तो vt के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया आपको vt। और वहीं अगर यहां से यहां का टाइम t है तो यहां से यहां का भी टाइम t होगा। तो आप नीचे लिखिए आल्सो t विल बी टाइम फॉर a to b डैश, a to b डैश। तो अगर आपसे ए बी डैश कोई पूछ दे कि ए बी डैश कितना होगा, तो वो भी आपका VT होगा, स्पीड भी है, इसके लिए भी टाइम टी, ठीक है। तो ये भी आपका VT हो गया। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि जितना BA डैश है ये दूरी, उतना ही आपका ये दूरी, दोनों दूरी सेम होगा। फायदा क्या होगा? देखिए
इसका मैं फिगर साइड से नीचे यहां बनाता हूं, देखिएगा यहां मैं फिगर बना रहा हूं। आपका ये हो गया ए डैश, देखिएगा ये आपका हो गया ए डैश, ए से ए डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये यहां पे लाइट बी डैश पे गया और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर है, आपका ये बी डैश हो गया, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे है और दूसरा ऐसे। देखिए मैं उसी फिगर को यहां पे बनाया हूं, ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट आपका बी हुआ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ए डैश साइड है, दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को, इसको देखिए, इसको, इस ट्रायंगल को देखिए, नाम इसका है ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। और एक इस ट्रायंगल को देखिए ए बी ए डैश, इसमें ए डैश कॉमन साइड है, सेम दोनों में है, जितने इस ट्रायंगल में भी वही साइड है और इस ट्रायंगल में भी वही साइड है। आपने ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूव कर दिया, तो दो साइड तो इक्वल हो गया ट्रायंगल का। और ये एंगल 90 है। 90 क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, लाइट पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल 90 है। तो किसी इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल 90 के बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप लोग को पढ़े होंगे ना कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 हो, तो सोचिए ना कि एक एंगल 90 है, दो साइड इक्वल है, तो तीसरा साइड तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। इससे हाइपोटेनस वाले पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड खुद ब खुद इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया डियर स्टूडेंट कि जितना आपका ये ट्रायंगल का जो साइज है सेम ये साइज होगा, कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं। देखिए यहां मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश ए, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए and triangle a dash b dash a and triangle a b a dash क्या है? सबसे पहले जितना a डैश उतना a डैश, क्यों? कॉमन साइड a डैश इक्वल टू a डैश, क्यों? ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉमन साइड, दोनों कॉमन साइड है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि जितना ये दूरी ये इसको देखिए ए बी डैश उतना ही बी ए डैश। ये दोनों दूरी क्यों आपस में इक्वल हो गया? क्योंकि मैंने यहां भी प्रूव किया है कि जितना यहां से यहां तक जाने में समय उतना देर यहां से यहां जाने में समय, तो समय सेम, स्पीड सेम, तो दूरी भी सेम हो जाएगा। यानी ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश। ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां देखिए दोनों प्रूव हो चुका है, दोनों सेम है, बी ए डैश बराबर ए बी डैश फ्रॉम 1 एंड 2। और सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट, सबसे लास्ट में ये एंगल 90 और ये एंगल 90, यानी एंगल ए डैश बी डैश ए इक्वल टू एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू 90। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम। इसीलिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ए डैश। और खुद देखिए कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता, देखिएगा इस फिगर में एक ये ट्रायंगल जहां मैं स्केच लिख रहा हूं, देखिएगा एक ये ट्रायंगल और एक आपका ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका बाकी सब चीज इक्वल हो जाता है। तो इसका एंगल है आई और इसका एंगल है आर, तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा। इसलिए एंगल आई इक्वल टू आर प्रूव्ड। चलिए यही हमें प्रूव करना था, ये भी आपका प्रूव हो गया। मैं फिर से एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं कि दोनों ट्रायंगल को पहला लॉ में तो प्लेन वाला प्रूव करना था, सेम प्लेन में मैथमेटिक्स यूज किए कि ठीक है ये जो इंसिडेंट, वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड और ये जो सरफेस है ये सब जो है आपका इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो लाइन खींचा गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब जो एक ही प्लेन में हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो सेम प्लेन में होता है। ये मैंने पहले प्रूव किया। सेकेंड में मैंने कॉन्ग्रुएंट लेकर ये एंगल जो आपका आर था और ये एंगल जो आपका आई था, इस आर इक्वल टू आई को प्रूव किया दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लेकर। और हाँ, इस कॉन्ग्रुएंसी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है कि जब ये दूरी जितना होगा
उतना ही ये दूरी होगा। ये समझना सबसे जरूरी है। स्टूडेंट लोग कभी कभी ये समझ ही में नहीं आता है। जितना देर में ये पॉइंट यहां से यहां गया, उतना देर में ये जो वेव फ्रंट का देखिए एक पॉइंट था वो यहां से यहां गया, उतना ही देर में जो यहां वाला पॉइंट था वो यहां से इधर चला गया, यहां चला गया। तो दोनों जो होगा आपस में साइड, दोनों जो दूरी होगा वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो गया तो यहां से प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसे सेकंड लॉ को भी यहां लिख के नोट कर लीजिए, प्रूव कर लीजिए। और जब इतना बढ़िया से कर लीजिएगा ना, तो बोर्ड एग्जाम में से 5 नंबर में पूछता है आपसे 5 नंबर, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपसे 5 नंबर आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा 5 नंबर। और ये नोट करने के बाद हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, अपवर्तन का दोनों लॉ होता है, उसे प्रूव करेंगे, उसे देखेंगे। पहले आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, और आप आराम से पढ़ते रहिए ना, आराम से पढ़ते रहिए ना। वेव ऑप्टिक्स का तो क्वेश्चन इतना बढ़िया से आपसे टोटल का टोटल लग जाएगा, इतना बढ़िया से, जैसे मैंने पूरा रे को बढ़िया से पढ़ाया। आप लोग बोले थे कि सर एसी बहुत हार्ड लगता है, एसी के बारे में सुने हार्ड, उसे मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया, आप लोग से एक क्वेश्चन बना, वैसे बिल्कुल सेम इसका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप आराम से इसे देखते नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आप लोग इसे नोट कर लीजिए तो मैं इसे साफ करता हूं, पूरा का पूरा मैं साफ कर देता हूं। और हमको पता है कि जिस बच्चे को ये समझ में आ गया होगा ना, उसके लिए तो समझिए कि एकदम मन खुश हो गया होगा। और जिनको नहीं समझ में आया उनका भी मन खुश हो गया होगा कि आज हम बहुत बड़ा चीज पढ़ लिए। इसीलिए क्योंकि जो चीज है ना, बहुत सारा स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टीचर्स लोग भी इसे सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं। तो मैं कर रहा हूं इसे साफ करके, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे पूरा का पूरा कर लिए, तो मैं इसे साफ कर लेता हूं। और रिफ्रैक्शन के लॉ को मैं प्रूव करता हूं, लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉ को, कि रिफ्रैक्शन का लॉ कैसे प्रूव होगा, जो देखिए। चलिए देखिए, लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करते हैं। तो जैसे हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव किए सेम एज, बिल्कुल वैसे ही लाइट के रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। बस हल्का सा, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सब लोग। जैसे आप लोग सांस थाम के इसको सीखे, वैसे ही सांस थाम कर इसको भी सीखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्शन का जो दोनों लॉ प्रूव करते हैं। लेकिन इससे पहले वही बात बता दें कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर होना चाहिए कहने का मतलब क्या? गोल क्लियर होना चाहिए कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह कि आपको प्रूव क्या करना है। तो देखिए मैं बता दूं कि लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है, लाइट ऐसे आता है आई एंगल पे, मान लीजिए गया आर एंगल पे। तो सबसे पहले तो यह प्रूव करना है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है, सेम है, जो वैसे ही प्रूव करना है। सबसे पहले तो यही ना प्रूव करना होता, रिफ्रैक्शन का लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों बिल्कुल सेम प्लेन में, एक प्लेन में होता है। ये सबसे पहले प्रूव करेंगे। और सेकंड में ये प्रूव करेंगे कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। डिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ होता है ना कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्नेल लॉ भी बोलते हैं। और आप लोग को मैंने ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में बताया था कि हर एक बच्चा जानता है, कि अधिकांश बच्चा जानता है कि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन रियलिटी किसी को पता ही नहीं है। मैंने 99% स्टूडेंट को देखा है कि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ नहीं पता है, बस रटे हुए हैं कि सर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और मैंने आप लोग को सिखा दिया था। तो चलिए अच्छी बात है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में एक बार वो हो जाए, रिकैप हो जाए, ठीक है। चलिए मैं रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करता हूं, देखिएगा बिल्कुल सेम। जैसे रिफ्लेक्शन में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, वैसे सेम एज रिफ्रैक्शन में आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। मान लीजिए कि ये आपका वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे लाइट आया जू, यहां से आया ऐसे, ये आपका लाइट आया जू, और मैंने पैरेलल लाइट लिया है। पैरेलल लाइट मैंने क्यों लिया है, समानांतर लाइट मैंने क्यों लिया है पैरेलल? पैरेलल इसलिए लिया है ना ताकि वेव फ्रंट प्लेनर बना सकें।
विजन क्लियर है ना बिल्कुल आप लोगों को कि अगर ये लाइट जो अगर सॉरी ये लाइट पैरेलल है तो वेव फ्रंट ऐसे रहेगा, प्लेनर, ऐसे प्लेनर रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहां पे आके सरफेस पे टकरा जाएगा। मतलब ऐसे आएगा यहां से, जैसे रिफ्लेक्शन में हो रहा था कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 और यहां पे ऐसे टकरा जाएगा। तो जब यहां पे ऐसे टकरा जाएगा, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके यहां पे टकरा जाएगा ऐसे करके, तो इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। और सारे स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि ये जो वेव फ्रंट है वो एक लाइन नहीं है जैसे मैं पहले देखा था, ये एक सरफेस है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, प्लेनर सरफेस, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर प्लेनर सरफेस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये आई एंगल पे आया और आपका ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, मान लीजिए नॉर्मल है। अगर मैं अब पूछूं आपसे कि ये जो लाइट है, ये लाइट सॉरी वेव फ्रंट, ये क्या होगा? वेव फ्रंट तो आया, वेव फ्रंट आया आया आया, बी यहां टकरा गया और ए यहां टकराया, बी अभी हवा में और ए टकरा गया। अब इसके बाद जब तक बी नीचे आएगा तब तक क्या ए बैठकर भोज खाएगा? ए चलेगा ना, अपना लाइट है ना, काम करेगा ना। तो ए यहां पे नहीं रुकेगा बल्कि ए कुछ नीचे, इस तरीके से, यहां भी नॉर्मल मान लीजिए, यहां भी नॉर्मल है, ए पॉइंट कुछ नीचे आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब तक बी पॉइंट नीचे आएगा, यहां पे, यहां से लेके यहां तक, मान लीजिए इस पॉइंट को बी डैश मान लेते हैं, बी डैश, तो जब तक बी बी डैश तक आएगा उतना देर में ए पॉइंट कुछ आगे चला जाएगा, मान लीजिए आपका ए डैश पे आ गया, इस पॉइंट को ए डैश, और आपका ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है। मैं फिर से एक बार समझा दूं, देखिए ऐसे करके आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, जूं यहां टकरा गया। अब क्या होगा, ये बी आएगा नीचे बी डैश तक, उतना देर में ए आ जाएगा आपको ए डैश तक। इस एंगल को आई माने तो ये एंगल आई हो जाएगा, मैंने अभी बताया है, और ये एंगल को जब आर मानेंगे तो ये एंगल आपका आर हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये आर कैसे होगा। देखिए अगर आपका मान लीजिए ये वाला एंगल आपका आर है, देखिएगा ये एंगल आर है और ये तो 90 है। 90 क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है, ये वेव फ्रंट है ना, ये आपका वेव फ्रंट है ना, वो रे पे परपेंडिकुलर होता है, रे पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, और ये आर है और ये 90 है, तो ये जो बचा हुआ ये एंगल होगा 90 माइनस आर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आर और एक एंगल 90, तो ये बचा हुआ 90 माइनस आर। और अगर ये 90 माइनस आर होगा तो ये जो एंगल है वो अगेन आर के बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, ये अगेन आर के बराबर होगा, तो ये एंगल आपका आर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, और आपका ये नॉर्मल, ये मान लीजिए नॉर्मल ए इन है, यहां पे ए इन डैश मान लीजिए, ये नॉर्मल सेम प्लेन में लाई कर रहा है। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, सबसे पहले ये सिद्ध करना है। देखिए वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग मंत्र पढ़े थे, क्या मंत्र पढ़े थे बताइए तो, कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, वो ये भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये जेड जेड डैश, ये भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। इसीलिए इस पे जो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन इन तीनों पे, वो सेम प्लेन में होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश, तीनों के तीनों आपके बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तीनों प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तीनों इस बोर्ड पर, आप लोगों के कागज पर, आप लोगों के पेपर पर परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों पे जो हम लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, वो सेम प्लेन में होगा। देखना शुरू कीजिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो रिफ्रैक्टेड रे है, इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल है, इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होगा, बिल्कुल सेम पहले जैसा है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग हेडिंग कीजिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग कीजिए कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हेजन प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन का आप लोगों ने लिख लिया ना, मैंने डिटेल में रिफ्लेक्शन में समझा दिया ताकि यहां पे हमको ज्यादा माथा पच्ची ना करना पड़े। रिफ्लेक्शन के लाभ प्रूव करने में मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया, सबको गर्ल्स बॉयज में सबको बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दिया ताकि आप लोग को ज्यादा माथा पच्ची यहां नहीं करना पड़े। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हेडिंग कीजिए प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हेजन प्रिंसिपल, और उसके बाद इस फिगर को जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग को इंटरफेरेंस वगैरह भी पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना है इंटरफेरेंस के बाद आपका फ्रिंज बिट्स वगैरह, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। पूरा वेव ऑप्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सीख जाएंगे। ऐसा थोड़ी है एक भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा जो नहीं बनेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। बस ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दे के पढ़िए, ध्यान दे के पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। और कहीं भी ध्यान देके पढ़िएगा तो सीखिएगा, ऐसा नहीं कि हम भगवान हैं। कहीं भी ध्यान देके पढ़िएगा, मन लगाइएगा ना अपने काम पे, तो सीख ही जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए रिफ्रैक्टेड वेव, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। फिगर ड्रॉ करनी है तो आगे लिखिए, और ध्यान दीजिएगा ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट ये इस रे पर परपेंडिकुलर है, और ये भी जो वेव फ्रंट है वो इस रे पर परपेंडिकुलर। मैंने बताया था वेव फ्रंट में ही, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को सिखाया था। इसे मैं लास्ट ही क्लास में खत्म कर देता, लेकिन नहीं खत्म कर पाया, आपको इसकी वजह से जाना पड़ा हमें, इमरजेंसी में कुछ आ गया था, इसलिए आप लोगों को छुट्टी तक निकल गए थे हम। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो लिखिए जैसे लिखे थे रिफ्लेक्शन में, लिखिए नीचे लिखिए, लेट z dash is a refracting surface. Let z dash is a refracting surface. reflecting नहीं, refracting surface on which incident wavefront AB incident at angle I, on which incident wavefront AB incident at angle I and refracted wavefront A dash B dash and refracted wavefront A dash B dash makes angle R with refracting surface. Also AN and B dash N dash, AN and B dash N dash is normal. Also AN and B dash N dash is normal. चलिए अगर इसे लिख लिए तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ में एरो देकर लिखिए। फर्स्ट लॉ में सबसे पहला लॉ जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? सबसे पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होगा। लिखिए फर्स्ट लॉ में एरो देकर लिखिए, उसमें लिखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जेड डैश, all are the perpendicular to plane of paper. आप लोग कागज लिखिए, यहां मैं बोर्ड पे परपेंडिकुलर, आप लोग कागज लिखिए। ऑल आर द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, सबके सब पेपर पे परपेंडिकुलर है। therefore perpendicular line drawn on these also lies in same plane. इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन वो सेम प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। also lies in same plane. अब इससे परपेंडिकुलर लाइन है कौन कौन? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर लाइन इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्टेड रे है, और सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल आपका है। नीचे लिखिए, उसके बाद आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, refracted ray is perpendicular to refracted wave front, and normal
and normal is perpendicular to refracting surface, and normal is perpendicular to refracting surface. So incident ray, refracted ray and normal, so incident ray, refracted ray and normal all lies in same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसलिए जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है, ये आपका सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करेगा। प्रूव लिख लीजिए, प्रूव कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ आपका प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था ना। चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ में क्या प्रूव करना है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रूव करना है। कभी कभी ये भी बोल देता ना आपके बोर्ड एग्जाम में कि ये प्रूव कीजिए कि इसी से, इस जो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, हाइजेन प्रिंसिपल जो रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव करे, उसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रूव कीजिए। जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे प्रूव कीजिए। तो आप लोग को पता है ना कि साइन आई बाई साइन आर को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए इसे। चलिए इतना अगर नोट कर लिए तो सेकेंड लॉ में एरो देकर लिखिए सेकेंड लॉ। उसमें देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अभी आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रूव करेंगे, और बहुत खेल है, समझे ना, बहुत खेल है। जरूरत है ना ध्यान देकर पढ़ने का, सॉरी, जरूरत है ध्यान देकर पढ़ने का, ना ध्यान देकर पढ़ते इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी टीचर्स लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, वो भी उतना सिंसियर होकर नहीं पढ़ाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। सिंसियर होकर पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट लोगों को सिंसियर होकर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट लोग क्या सिंसियर होगा? तो खुद बच्चा है। आप लोग तो सब के सब खुद एक स्टूडेंट है ना, आप लोगों में अभी बचपना भरा हुआ है। तो टीचर लोग जब उतना सिंसियर नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा पढ़ाने के प्रति, तो स्टूडेंट लोग में कितना सीरियसनेस आएगा। चलिए सेकंड लॉ प्रूव करते हैं। देखिए तो हमें प्रूव क्या करना है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यही प्रूव करना है ना, कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइन आई निकाल लेंगे, जैसे भी तिगड़मबाजी करना पड़े, जो करना पड़े, साइन आई निकाल लेंगे। फिर साइन आर निकाल लेंगे, और जब दोनों निकल जाएगा साइन आई बाई साइन आई साइन आर, तो डिवाइड करके कांस्टेंट प्रूव कर देंगे। और अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि साइन आई कहां से निकलेगा? साइन आई यहीं से निकलेगा ना, इसी ट्रायंगल से ना, देखिए ना, इसी ट्रायंगल से ना साइन आई निकलेगा। इसी ट्रायंगल में ना आई है, आई एंगल इसी में ना है। तो देखिए इन ट्रायंगल, सेकेंड लॉ में देखिए लिखिए नीचे, फिर इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, जो आपका ट्रायंगल ए बी बी डैश है, उसमें अगर मैं साइन आई की बात करूं, साइन आई, अच्छा एक चीज हमारा पहले भूल गया, एक चीज फिर से छूट गया, जो मैं पिछली बार लिखा है, तो उसे मुझे लिख देना चाहिए। पहले इसे यहां पे नोट कर लीजिए, या चलिए मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, साफ करके यहीं पे लिखा देता हूँ। जो मैंने रिफ्लेक्शन में प्रूव करने में लिखा ना, वो छूट गया यहाँ पे। देखिए क्या छूटा, कि इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया था रिफ्लेक्शन में, यहां भी समझ में आ जाएगा कि सर जितना देर में लाइट बी से बी डैश तक आ जाएगा, जितना देर में लाइट बी से बी डैश तक आ जाएगा, उतना देर में ही आपका लाइट ए से ए डैश तक आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जितना देर में बी से बी डैश, उतना देर में ए से डैश। लेकिन यहां ट्विस्ट है ना, ना यहां पे ये दोनों बराबर नहीं होने वाला है। रिफ्लेक्शन जैसा मत सोचिए कि सर जब ये बराबर था रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्रैक्शन भी बराबर होगा। रिफ्रैक्शन में थोड़ी ना बराबर होगा, रिफ्रैक्शन में अलग अलग मीडियम स्पीड अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें स्पीड मान लीजिए v1, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू v1, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू v2। चलिए एक में v1 और एक में v2, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट, माना कि t इज द टाइम फॉर b टू b डैश, b से b डैश के लिए टाइम t लगा, तो जो bb डैश जो दूरी हो जाएगा bb डैश, तो देखिए यहां से यहां टाइम t लगा, मान लीजिए टाइम t आपका लगा, और ये स्पीड है v1,
तो दूरी कितना हो जाएगा v1 इंटू टी के, ये दूरी जो हो जाएगा वो v1 इंटू टी के बराबर, ये निकाल लीजिए, पहले हम निकाले थे ना। और वैसे ही अगर यहां से यहां टाइम टी लगा तो यहां से यहां भी टाइम टी लगेगा, सेम में घटना होगा। नीचे लिखेंगे ऑल्सो टी विल बी टाइम फॉर ए टू ए डैश। तो जो ए डैश होगा, ए डैश ये v2t के बराबर होगा, स्पीड इसमें v2 है ना, तो v2t के बराबर हो जाएगा। चलिए अब वो वही वाला काम करते हैं। अगर मैं बात करूं साइन आई का, किसमें निकालेंगे साइन आई, तो इन ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल किसमें, बी बी डैश ए, बी बी डैश ए, साइन आई निकालूंगा तो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है ना, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, कर्ण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो साइन आई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितने का है, बीबी डैश का, और हाइपोटेनस कितने का है, ए बी डैश का, हाइपोटेनस ए बी डैश का हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद साइन आर हमें निकालना है, साइन आई निकाल लिया, अब साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आर किस ट्रायंगल में निकालेंगे, तो ए बी डैश ए डैश, इसमें निकालेंगे ना, ए बी डैश ए डैश। और वैसे ही इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, अगर मैं साइन आर निकालूं तो यह भी होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस आर के लिए परपेंडिकुलर ए डैश हो गया, और हाइपोटेनस तो वही है बी बी डैश, सॉरी ए बी डैश, ठीक है। तो ए डैश, अब बाई आपका क्या हो गया, ए बी डैश। ये हुआ आपका साइन आई, ये हुआ आपका साइन आर। इसीलिए हमें प्रूव क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब निकालेंगे साइन आई बाई साइन आर। साइन आई तो हम पहले से निकाल ही चुके हैं, साइन आई कितना, बीबी डैश बाई ए बी डैश, बीबी डैश बाई ए बी डैश। साइन आर भी निकाल चुके हैं कितना, ए डैश बाई ए बी डैश। तो ए बी डैश से ए बी डैश आपका मर जाएगा मतलब कट जाएगा, और आपका बी बी डैश बाई ए डैश आ जाएगा, बी बी डैश बाई ए डैश। देखिए तो बी बी डैश तो आपने पहले निकाला है, बी बी डैश कितना है आप लोगों का, v1t। ए डैश भी आप लोगों ने निकाला है, ए डैश कितना आप लोग का आया, v2t। तो यहां से निकालिएगा तो ये हो गया आपका v1t, और ये हो गया आपका v2t, t से t आपका कैंसल, और आ गया v1 बाई v2। चलिए देखिए तो किसी भी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है, v1 हो या v2 हो, जो भी हो, वो कांस्टेंट होता है। किसी भी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है ना, तो v1 भी कांस्टेंट और v2 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। आपका बड़ा सा प्रूफ लिखिए, पूरा 2 पेज में आपका प्रूफ हो गया। यही ना प्रूव करना था, छोटा सा, कुछ नहीं करना था। साइन आई निकाल लीजिए, साइन आर निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ध्यान देना कि ये जो दूरी होगा वो v1t, अगर स्पीड v1 माने तो v1t, और ये जो दूरी होगा वो v2t, वहां से निकाल लीजिए डिस्टेंस से। चलिए देखिए, अब इसमें एक बात मैं और बता दूं, जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रूव करने के लिए बोलता है। तो इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद नीचे लिखिएगा ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपको पता है वो कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर, और ये किसके बराबर आ गया, v1 बाई v2 के बराबर। ये भी प्रूव। अगर बोलता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रूव करना, आप वर्तनांक जिसे हिंदी में बोलते हैं, आप वर्तनांक अगर प्रूव करना तो ऐसा करके इतना लिख दीजिएगा, और नहीं तो इस स्टेप को खा जाइएगा, इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है नीचे वाला को, उतना में आपका कांस्टेंट प्रूव हो गया। तो चलिए आप इसे समझ गए। जो बच्चे नहीं समझे उनके लिए मैं फिर से एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं, ताकि जो बच्चे समझ गए वो लिखते रहेंगे, जो नहीं समझे वो सुन ले। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना था कि आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश, ये तीनों के तीनों इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। इसलिए इन तीनों पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वो सेम प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा। परपेंडिकुलर लाइन तो सेम प्लेन में होगा, लेकिन वो है कौन कौन, तो पता चला कि सर इस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे है, इस पे परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रे है, इस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल है। इसलिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में, एक प्लेन में लाई करेगा।
ये यहां पे बात हो गया इसके लिए। दूसरा मैं प्रूव कर रहा था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो पहले साइन आई निकाल लिए फिर साइन आर निकाल लिए। इसमें स्पीड v1 माने तो ये v1t हो जाएगा, इसमें स्पीड इस मीडियम नीचे वाला माने v2t, v2 स्पीड माने तो ये दूरी v2t हो जाएगा, तो v1t v2t से साइन बाई साइन आर निकालिए, आपका प्रूव हो गया। तो आप इसे समझ गए, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं, हिंदी में इंटरफेरेंस को व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी से मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। और इंटरफेरेंस मैं इतना बेहतर तरीके से आप लोग को पढ़ा दूंगा ना, इतना बेहतर तरीके से कि उसे कभी नहीं भूलिएगा। उसमें खास करके जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स जो न्यूमेरिकल्स होता है, जो हमेशा जेई में, आपका नीट में, बोर्ड में भी बहुत आता है, जेई नीट में भी बहुत बार आता है, तो वो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप लोग भूलने वाले नहीं है। और आप लोग को तो मैंने पैकेज दिया है, असाइनमेंट दिया ही है, उससे मैं सारा का सारा क्वेश्चंस, और हाँ मैं भूल गया, पहले मैं अभी इसका क्वेश्चन देखूंगा। मैंने जो वेव फ्रंट पढ़ा लास्ट क्लास में, और उसका शेप और इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकता है, जो पूछे के साल में जो पूछा है, वो क्वेश्चंस को मैं देखूंगा। और फिर हम लोग देखेंगे आप लोगों का इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन होगा, ये सब पढ़ेंगे। तो आपका वेव ऑप्टिक्स फिर लगभग खत्म होने रहेगा। आप लोग अच्छा से इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जल्दी से मैं स्टार्ट हो जाता हूं। तो इस तरह बार बार मेरे चैनल्स पे आकर सारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो बनाने में मेहनत किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और पीछे के लेसन्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेसन्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।